और डाउनलोड करें परिधि ई-लर्निंग ऐप। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटल फॉर्मेशन। ठीक है, इससे पहले हमने सारा फर्टिलाइजेशन इवेंट वगैरह सब कुछ देख लिया, हमने क्लीवेज का प्रोसेस देख लिया। ठीक है, कि जो जाइगोट होता है वो क्लीव करता करता यूट्रस के अंदर पहुंचता है और वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे आज प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, हमने पहले भी नाम सुन रखा है प्लेसेंटा क्या होता है, क्योंकि तुम सब लोग भी जानते हो। हम ये बोलते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है वो क्या है, मदर और फीटस के बीच में एक फंक्शनल टिश्यू फॉर्म होता है जो कि न्यूट्रिशन दे रहा है मदर के ब्लड से। किसको दे रहा है? फीटस को दे रहा है। वो हमारा क्या है? प्लेसेंटा। तो अब हम पूरा प्लेसेंटल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। दूसरी चीज, हमारे कोर्स में पूरा प्लेसेंटल फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जो तुमको इतने डायग्राम दिख रहे हैं। ठीक है, हम इतना जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वो क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बुक के अंदर कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे क्रॉनिक विलाय, ट्रोफोब्लास्ट, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड। हमको पहले तो ये चीज़ें समझनी है। दूसरा जो चीज़ हमको डिस्कस करनी है इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि मदर के और बेबी के बीच में ये जो ब्लड कनेक्शन है, ठीक है, जिससे मदर के ब्लड से बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, ये ब्लड कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, और साथ में हमको एक और चीज़ पढ़नी है कि ब्लड कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो रहा है फीटस और मदर के बीच में, पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तुमको अगर हमने क्या बोलते हैं, तुम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा हो, ठीक है, तुमको पता होता है कि भाई अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो फीटस का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो उसके बेसिस से जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो इन दैट केस अगर मिक्सिंग हो रही होती ब्लड की, ठीक है, तब तो फीटस कब का ही मर जाना चाहिए, फीटस डेवलप ही नहीं होना चाहिए था। उसके ब्लड क्या होता, आपस में मिक्स हो गए, ठीक है, कोएगुलेट हो जाता। पर प्लेसेंटल जब फॉर्मेशन होता है तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। तो हमको पढ़ना है कि भाई कैसे तो ये ब्लड रिलेशन स्टैब्लिश होता है, ठीक है, फीटस और मदर के बीच में, और दूसरा कि ब्लड की मिक्सिंग कैसे नहीं हो रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं प्लेसेंटल फॉर्मेशन की। सबसे पहले, ठीक है, ये यूट्रस है। ठीक है, अगर इस यूट्रस का मैं एक सेक्शन काट के इसको एनलार्ज करूँ, ठीक है, तो ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एनलार्ज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस वन टिश्यू को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एनलार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस सेक्शन को मैं देखूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3 to 4 डेज बाद में क्या बोलते हैं, जो मोरूला है, ठीक है, वो कहाँ पहुँच चुका है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब वो मोरूला नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। साथ में HCG का क्या बोलते हैं, रिलीजमेंट। ठीक है, चलो उसकी अभी बात करते हैं HCG के रिलीजमेंट की। ठीक है, तो हम यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये जो लेयर है ये मेरी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो मेरे को इनर लेयर दिख रही है अंदर के साइड में, ये जो मास दिख रहा है सेकंड, ये मेरा क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, याद रखना जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है वो किससे होने वाला है, इस ट्रोफोब्लास्ट से होने वाला है। जो प्लेसेंटल फॉर्मेशन होने वाला है वो कौन करेगा, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या करेगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। वहीं एम्ब्रियोब्लास्ट क्या फॉर्म करने वाला है, एम्ब्रियोब्लास्ट इस पूरे ह्यूमन, पूरे फीटस को फॉर्म करेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर आ चुका है, यूट्रस में। ठीक है, ये रही यूट्रस की वॉल। ठीक है, यूट्रस के अंदर यहाँ पर हम बात करें तो दिस वन इज दी मायोमेट्रियम। ठीक है, ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम है। दिस होल थिंग, ये ब्लू वाली और ये ग्रीन वाली, ये हमारी क्या है, एंडोमेट्रियम है। ठीक है, ब्लू वाली जो है वो हमारी क्या है, स्ट्रेटम बेसिलिस, और जो ये ग्रीन वाली ये मेरी क्या है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस में पहुंचता है, अब इसको क्या करना है, इम्प्लांट होना है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के लिए करता क्या है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये खुद को एम्ब्रियोनिक पोल के तरफ क्या करता है, ग्रोथ करना शुरू करता है। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट
इसके जो बाहर की ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है इसको क्या करता है, ग्रोथ करवाना शुरू करता है। ठीक है, मीन्स इस ट्रोफोब्लास्टिक लेयर की ग्रोथ होना शुरू होती है। इस ट्रोफोब्लास्टिक लेयर की जो ग्रोथ होती है वो एम्ब्रियोनिक पोल पे ज़्यादा होती है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक पोल कौन सा, ये जहाँ पर एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पोल। तो यहाँ पे इस ट्रोफोब्लास्ट की क्या होती है, जो क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होना शुरू होती है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है ग्रोथ होते टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टेंस बोलते हैं। ये जो सिलेक्टेंस होते हैं इन्हीं की मदद से फिर क्या होगा, फर्दर इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में पहुंचा। यूट्रस में पहुंचने के बाद में वो एम्ब्रियोनिक पोल पे ज़्यादा पॉलिफरेट करना शुरू हुआ उसी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर को, और वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने क्या बोला, सिलेक्टेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्प्लांटेशन अकर होगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, खुद को इम्प्लांट करेगा। ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट ने क्या करा, खुद को अंदर की साइड में करा, इम्प्लांट करा। ये जो है वो क्या है, एंडोमेट्रियम की फंक्शनलिस लेयर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इतनी चीज क्लियर है। ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, इसमें इन्वेड होना शुरू हो रहा है। ठीक है, जब ये इसके अंदर इन्वेड होना शुरू होगा, ठीक है, वहाँ सिलेक्टेंस है। ठीक है, मैंने यहाँ शो नहीं करा पर यहाँ पर सिलेक्टेंस है जो कि क्या कर रहे हैं, इसको इम्प्लांट कर रहे हैं। याद रखना, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये केवल एंडोमेट्रियम के स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर के अंदर क्या होगा, इम्प्लांट होगा। केवल इम्प्लांटेशन इसी के अंदर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों जरूरी है कि इम्प्लांटेशन इसमें होना जरूरी है, क्योंकि अगर बाय चांस ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये इम्प्लांटेशन फर्दर ऑन आगे कर देता है, मीन्स स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर को पास करके ये इस बेसिलस लेयर में भी घुसना शुरू कर देता है। ठीक है, तब क्या होगा, जो प्लेसेंटल फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इस एंडोमेट्रियम के अंदर वाली लेयर के अंदर भी होगा। ठीक है, इन मोस्ट केसेस ये और अंदर भी घुस सकता है मायोमेट्रियम के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होती है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है। क्यों, क्योंकि जब डिलीवरी होगी, ठीक है, जब पार्चुरेशन होगा, तो पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है, ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर तो क्या होती है, बार बार बनती है, बार बार टूटती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पे। तो मीन्स ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर आराम से रिमूव हो सकती है, पर बेसिलस लेयर जो होती है वो बार बार थोड़ा बनती है, वो तो परमानेंट लेयर है, वो यूट्रस में पहले से रहती है। अगर बाय चांस ये ब्लास्टोसिस्ट इस बेसिलस लेयर में घुस गया, ठीक है, तो जब क्या बोलते हैं पार्चुरेशन होगा, उस टाइम पे हम इसको रिमूव ही नहीं कर पाएंगे। इससे जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा वो प्लेसेंटा रिमूव ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो तो अंदर के साइड में घुस गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके अंदर, बेसिलस लेयर के अंदर। ठीक है, और बेसिलस लेयर थोड़ा रिमूव हो सकती है। जब नॉर्मल पार्चुरेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस रिमूव हो सकती है, तो ये खुद को लूज कर देती है। लूज करते प्लेसेंटा भी आराम से रिमूव हो जाएगा। पर अगर ये बाय चांस मायोमेट्रियम और बेसिलस लेयर में चला गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पार्ट प्लेसेंटा का उसके अंदर रह जाएगा, ऐसा का ऐसा। ठीक है, और इन दैट केस बहुत बार हमको क्या करना पड़ता है, यूट्रस को, पूरे यूट्रस को रिमूव कर जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा बहुत अंदर तक डिग कर जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जो प्लेसेंटा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो केवल किस में इम्प्लांट होगा, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर में नॉर्मली। ठीक है, अब शुरुआत होती है प्लेसेंटल फॉर्मेशन की। होगा क्या, ये जो बाहर के तुमको ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दिख रहे हैं, दिस इज दी ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करेंगे, पॉलिफरेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये ग्रोथ करना शुरू करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम जब बोलते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ स्ट्रक्चर ग्रोथ कर रही है, सपोज करो ये स्ट्रक्चर थी, इसके बाहर के साइड में सेल्स थे, तो ये क्या कर रही है, मैं बोलूँ कि भाई इसके सेल्स डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक और लेयर बना दोगे कि हाँ सर सेल्स डिवाइड ही तो कर रहे हैं, तो तुम एक और लेयर बना दोगे। मैंने बोला सेल्स ने और डिवाइड करा, तो तुम इसके बाहर एक और लेयर बना दोगे। ठीक है, मीन्स तुम जो डिवीजन कर रहे हो, कैसा डिवीजन कर रहे हो, एकदम कंपैक्ट डिवीजन कर रहे हो। सेल, उसके ऊपर इक्वल सेल की लेयर, उसके ऊपर इक्वल सेल की लेयर। पर यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है ये ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंपैक्ट डिवीजन नहीं हो रहा। होगा क्या, ये जो सेल्स होंगे, ठीक है, ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, और खुद को लूज कर देंगे। मीन्स ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के सेल्स जो होंगे वो खुद को लूज करना शुरू करेंगे, डिवाइड करते ही लूज कर देंगे। ठीक है, बाहर की तरफ लूज कर देंगे। तो मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से
मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये मेरा क्या है, मेन ब्लास्टोसिस्ट है, इसके बाहर की सेल्स क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट। इन्होंने क्या करा, डिवाइड करा और खुद की सेल्स को लूज कर दिया बाहर की साइड में। तो बाहर की साइड में सेल्स क्या हो गई, फैलना शुरू हो गई। ये तुमको दिख रहा है चीज। जैसे ही बाहर की साइड में सेल्स लूज हुई, इसने क्या करना शुरू करा, लूज करा सेल्स को, ठीक है, सेल्स को डिवाइड करा, सेल्स को लूज कर दिया। तो ये सेल्स क्या हो गई, बाहर फैल गई, ठीक है, आराम से बाहर अच्छे सारे क्या बोलते हैं, अच्छे से स्पेस में क्या हो रखी है, फैल रखी है। अब क्या होगा, जैसे ही, ठीक है, ये सेल्स लूज हो गई, इसके बाद में इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में एक होना शुरू होगी, या फिर इनकी सेल मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाएगी और ये आपस में एक बन जाएंगे। कैसे, जैसे कि सपोज करो ये मेरे पास एक सेल है, तो ये मेरे पास दूसरा सेल है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, तब क्या होगा, इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इन दोनों की जब सेल मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाएगी तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अब एक सेल बन जाएगा। इन दोनों का साइटोप्लाज्म भी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इस एक सेल में कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे, 2 न्यूक्लियस आएंगे। तो सेम टू सेम काम यहाँ भी होने वाला है, ठीक है। ये सारी की सारी सेल्स जो होगी ये अपनी सेल मेम्ब्रेन लूज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक ही मास डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे की सारी सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अपना जो क्या बोलते सेल मेम्ब्रेन है उसको लूज करना शुरू कर रही है और आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। जब ऐसा काम होगा तो इससे क्या होगा कि ये सारी की सारी जो सेल्स है, ठीक है, ये गायब होना शुरू होगी क्योंकि ये सब एक बन रहे हैं, ठीक है, और इन सबका साइटोप्लाज्म भी होना क्या हो जाएगा, एक ही होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, इन सब ने क्या करा, आपस में लूज करना शुरू करा, ठीक है। ये सेल्स भी जो बाहर वाले सेल्स से आउटर मोस्ट भी वो भी क्या करेंगे, सेम सब खुद क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन लूज करना शुरू करेंगे और सबको क्या करेंगे, एक ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा इजी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी जगह पे क्या होगा, तुमको बस क्या दिखेंगे, सबने अपनी सेल मेम्ब्रेन लूज कर दी। अब सबका साइटोप्लाज्म क्या हो गया, एक हो गया। जब सबका साइटोप्लाज्म एक हो गया तो इनमें जितने भी न्यूक्लियस प्रेजेंट थे वो सब भी क्या हो गए, एक हो गए। तो ये सारे न्यूक्लियस भी क्या हो गए, एक हो गए। इसके वजह से ठीक है, इसकी वजह से हुआ क्या कि सारे सेल्स ने अपनी सेल मेम्ब्रेन लूज कर दी, सबके सब एक हो गए, सारा साइटोप्लाज्म एक हो गया और इस साइटोप्लाज्म में क्या हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, एक सेंसीशियम क्रिएट हुआ। ये क्या क्रिएट हुआ, एक सिंसीशियम क्रिएट हुआ। सिंसीशियम क्या होता है, अगर तुमने क्या बोलते हैं 11th में पढ़ा हो, ठीक है, मसल फाइबर क्या होता है, मसल सेल्स जो होती है वो क्या होती है, सिंसीशियम होती है, मतलब उनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो जब भी किसी सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसीशियम बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर एक सेंसीशियम क्रिएट हुआ। बाहर की जो लेयर थी, ठीक है, बाहर की लेयर ये बिल्कुल अलग से बन गई, ठीक है। ये बाहर की जो लेयर थी, जो पहले सेल्स थे, ये सब सेल्स में होकर क्या हो गए, एक पूरी लेयर में कन्वर्ट हो गए। ये सबकी सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, अब आपस में जुड़ चुकी है। तो ये सबकी सेल मेम्ब्रेन आपस में जुड़ चुकी है, तो ये क्या हो गई, बस एक पूरी लेयर बन गई, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया, पूरी क्या बन चुकी है, अभी एक ही लेयर बन चुकी है। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। मीन्स इसके वजह से जब अंदर के ट्रोफोब्लास्टिक लेयर ने खुद के सेल्स को लूज करने के बाद सबने अपनी सेल मेम्ब्रेन को आपस में मिला लिया। इसके वजह से हुआ क्या, यहाँ पे 2 लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया। एक जो वो लेयर जो कि यहीं पर इंटैक्ट थी पहले से ही, जिसने अपने लूज करना शुरू करते, उस लेयर को हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, पहली लेयर, ठीक है। और जो दूसरी लेयर बनी, जो कि ये बाहर वाली लेयर बनी, इसको हमने बोला दिस इज दी सेंसीशियोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि ये जो लेयर है ये क्या है, एक सेंसीशियम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्यों? क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट से बनी है, ठीक है। तो अंदर वाली लेयर को हमने बोला साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर एंड बाहर वाली लेयर को हमने क्या बोला? सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। अब समझना, अब शुरू होता है रियल प्लेसेंटल फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे ही एक बार ये सब कुछ फॉर्म होता है, अब क्या करना है, मदर को ये ब्लास्टोसिस्ट अपने आप तो ग्रो कर नहीं सकता, इसका न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर इस टाइम पे जब फर्टिलाइजेशन हो गया था तो यहाँ से क्या हुआ था, एचसीजी रिलीज हुआ था। ट्रोफोब्लास्टिक लेयर ने क्या करा था, एचसीजी प्रोड्यूस करा था। वो एचसीजी ने किसको सिग्नल दिया? कॉर्पस लूटेम को, जो कि कहाँ पर है? ओवरी के अंदर है, ठीक है। जब कॉर्पस लूटेम को एचसीजी का क्या बोलते सिग्नल मिला तो कॉर्पस लूटेम ने क्या करा, और ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करा। उसके वजह से इस यूट्रस की लाइनिंग में सेल्स डेवलप हुए जिनके अंदर क्या था, ग्लाइकोजन, लिपिड, ये सब कुछ रिच था, ठीक है। वो बहुत सारा ग्लाइकोजन, बहुत सारे लिपिड सीक्रेट करना शुरू हो गए। अब उस ग्लाइकोजन और लिपिड को लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मैटरनल ब्लड के साथ में कनेक्शन तो स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए होगा क्या कि ये जो सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, इस सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के अंदर क्या होगी, कैविटीज डेवलप होना शुरू होगी। तो इस सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के अंदर क्या होगा, कैविटीज डेवलप होना शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, कैविटीज डेवलप होना शुरू हो रही है विद इन दी सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या हो रही है, कैविटीज डेवलप होना शुरू हो रही है। साथ में ये सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करेगी, कुछ क्या बोलते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, बाहर जाके जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, ये मेरे पास में जो एंडोमेट्रियम है, इस एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, उन ब्लड वेसल्स में क्या करेंगे, पंचर्स करना शुरू करेंगे, उस ब्लड वेसल को इरोड करना शुरू करेंगे। जब उस ब्लड वेसल को वो इरोड करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो इसके वजह से होगा क्या, जो ब्लड इस वेसल्स में बह रहा है, ठीक है, वो वेसल्स का ब्लड इन कैविटीज में क्या होगा, एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, ठीक है। तो जब ये ऐसा इरोड करेंगे तो इरोड करने की वजह से यहाँ से भी हुआ, यहाँ से भी क्या हुआ, इसने इरोड करना शुरू करा। जब ये इरोड करना शुरू करेंगे तो जो ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड क्या करेगा, इन कैविटीज़ के अंदर क्या होगा, फिलअप होना शुरू होगा। फॉर श्योर जो इरोजन होगा वो एक आर्टरी में, मतलब आर्टरीज के अंदर भी होगा और वेन्यूल में भी होगा। और जो ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, वो हमेशा आर्टरी टू वेन भी होगा। क्यों? क्योंकि आर्टरी क्या है, एक हाई प्रेशर सिस्टम है, वेन्यूल क्या है, एक लो प्रेशर सिस्टम है। तो जब भी क्या बोलते हैं मूवमेंट होता है वो कैसे होगा, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा। तो अभी फिलहाल तो क्या हो रहा है कि क्योंकि ये कैविटीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है, तो कैविटीज़ डेवलप होने की वजह से ये एंजाइम्स रिलीज कर रहा है और एंजाइम रिलीज होने की वजह से ये जो ब्लड इसमें बह रहा है वो इन कैविटीज़ में भरना क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ये कैविटीज़ क्या करेगी, खुद को बढ़ाती रहेगी और खुद को क्या कर लेगी, एक कर लेगी। तो ये बहुत सारी कैविटीज़ डेवलप हुई है, ये सब क्या करेगी, खुद को एक कर लेगी। ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ है, ठीक है, इन सब कैविटीज ने क्या करा, खुद को एक कर लिया। तो अब इनमें क्या हो रहा है, सारा ब्लड फिलअप होना शुरू हो रहा है, ठीक है। फॉर श्योर ब्लड जो मूव कर रहा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कर रहा है, ठीक है। तो आर्ट्रियोल ब्लड जा रहा है, वो फिलअप हो रहा है इन कैविटीज के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक अर्ली ब्लड कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ बिटवीन द मैटरनल टिश्यू। क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉर श्योर ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड किसकी है, मैटरनल की, मीन्स मदर की है। और ये जो डेवलप हो रहा है तो फीटस डेवलप हो रहा है। तो एक अर्ली ब्लड कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड दी फीटस, ठीक है। फीटस जो को ग्रो कर रहा है उसने क्या करा, अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम रिलीज करके जो मैटरनल आर्टरीज थी इनमें क्या करे, पंचर करे और खुद में क्या करे, कैविटीज डेवलप कर ली। इन कैविटीज के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लो करना शुरू कर रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली चीज़ कंप्लीट हुई कि भाई जो फ्लो है ब्लड का वो कैसे हुआ, ठीक है। ये जो ब्लड कनेक्शन है वो कैसे स्टैब्लिश है, इसको हम बोलते हैं अर्ली यूट्रल प्लेसेंटल ब्लड कनेक्शन, ठीक है। ये एक अर्ली यूट्रल ब्लड, ये क्या बोलते हैं, बहुत शुरुआती स्टेज है, ठीक है, ब्लड कनेक्शन की। इसके अलावा हमने ट्रोफोब्लास्ट लेयर को समझा,
कि जो बाहर वाली लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, उसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। वही ट्रोफोब्लास्ट बाद में डेवलप होती है 2 लेयर्स में, एक होती है साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर और एक होती है सेंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। सेंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर आप जब बनती है उसके बाद में उसके सारे सेल्स क्या करते हैं, अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक कर लेते हैं। फिर उसमें क्या होते हैं, कैविटीज़ डेवलप होना शुरू होती है। इन कैविटीज़ को भी नाम दिया जाता है, इन कैविटीज़ को हम बोलते हैं लेक्यूने, लेक्यूने बोलते हैं, ठीक है। इन कैविटीज़ को क्या बोलते हैं, लेक्यूने बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैविटीज़ बनती है जो कि ब्लड से भर जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, लेक्यूने बोलते हैं। अब दिस वन इज दी मैटरनल वेन और ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अच्छा ये तो डेवलप हो ही रहा है, साथ में अंदर के साइड में भी गैस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिस 2 लेयर से 3 लेयर के अंदर जाने वाला जो प्रोसेस है वो अंदर चलता रहेगा, ठीक है। बाहर ट्रोफोब्लास्ट अपना काम कर रहा है जो कि प्लेसेंटल डेवलपमेंट है, और अंदर एम्ब्रोब्लास्ट भी अपना काम करता रहेगा, वो गैस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर चलता रहेगा। मीन्स 2 लेयर से कहाँ जाएगा, 3 लेयर के अंदर। अब इसमें एक ऐसी कैविटीज़ क्योंकि बनती रहेगी, ठीक है। वो कैविटीज़ बनते बनते क्या करेगी, खुद को बढ़ाती रहेगी, खुद को आपस में ज्वाइन करना शुरू करेगी। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है, ठीक है, वो कैसी होती है, वो ये वाली मिलती है हमको देखने को, ठीक है। ये थोड़ी बहुत बाद की स्ट्रक्चर है, इसके बीच में बहुत सारी स्ट्रक्चर आती है, पर ये थोड़ी हमको पूरा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मैंने पूरा नहीं बनाया, मैंने केवल एक अपर पार्ट बनाया है इसका, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो, ये वो मैटरनल ब्लड है, कहाँ पे फ्लो कर रहा है, इन लेक्यूने, ठीक है। इस लेक्यूने के अंदर क्या हो रहा है, ये मैटरनल ब्लड फ्लो कर रहा है। जो सेंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर थी, इसमें केवल क्या थी, सेल मेम्ब्रेन तो थी, ठीक है। तो जब लेक्यूने ने आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया तो ये भी क्या हो गई, इस ऐसे विलस शेप की हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रॉनिक विलाई के फॉर्मेशन की, ठीक है। देखो ब्लड तो हमको मिल गया, हम डायरेक्टली ब्लड को तो एक्सचेंज नहीं कर सकते फीटस के साथ में, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड को एक्सचेंज करने चले जाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, अगर बाई चांस फीटस का ब्लड बी हुआ तो जो फीटस में ब्लड बनने वाला है वो बी हुआ और मदर का ए हुआ, तो जब ब्लड बनेगा तो वो कोएगुलेट कर जाएगा, ठीक है। फीटस कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा, वो पहले ही मर जाएगा, ठीक है। तो हम ब्लड को तो डायरेक्टली कभी कंटेक्ट नहीं कर सकते, मैं ये तो काम नहीं कर सकता कि यही मदर वाला ब्लड डायरेक्टली फीटस के अंदर डाल दूँ, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए, ये काम तो नहीं हो सकता। मतलब मेरे को बीच में कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि मदर के ब्लड से केवल क्या करे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे और उस न्यूट्रिशन को कहाँ पहुँचा दे, फीटस के पास में पहुँचाते हैं। तो इसको डेवलप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विलाई का यूज़ करते हैं, क्रॉनिक विलाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्रॉनिक विलाई क्या है, इसको हम ढंग से समझते हैं, ये कैसे काम करेगी क्रॉनिक विलाई। पर अभी के लिए जो ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है, ये साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर क्या करती है, पॉलीफ्रेट करती है, ठीक है। पॉलीफ्रेट करके ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, क्रॉनिक विलाई का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, एक विलस सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है। तो इसने किसका फॉर्मेशन करा, इसने फॉर्मेशन करा किसका, क्रॉनिक विलाई। ये क्रॉनिक विलाई भी जो बनती है, ये पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी, पर हम इतना पढ़ेगी नहीं, सिंपल तुम याद रखो, ये किसका फॉर्मेशन करती है, क्रॉनिक विलाई का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब यही क्रॉनिक विलाई क्या करेगी, मैटरनल ब्लड से केवल क्या करेगी, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी और उसको कहाँ ट्रांसफर करेगी, यहाँ जो अंदर फीटस डेवलप होने वाला है उसमें ट्रांसफर करेगी। ये जो डेवलप हो रही है, ठीक है, ये जो विलस सिस्टम है, ये इसमें विलाई डेवलप हो रही है। ये विलाई करती क्या है, ग्रोथ करते 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 बाहर की तरफ पहुँचेगी और बाहर की तरफ एक पूरा शेल कन्वर्ट कर लेगी, ठीक है, एक पूरा शेल बना लेगी बाहर की तरफ जाके, ठीक है, एक पूरी क्लोज पैकिंग शेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जो कि इस फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा में दिखेगा, ठीक है। तो अंदर तो गैस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस चालू है, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर ने क्या करा, पॉलीफ्रेट करके क्या बनाया, क्रॉनिक विलाई का फॉर्मेशन करा। अब ये है हमारे पास में एक फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा, ठीक है, कि एक फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा कैसा दिखता है, ठीक है। अब इसके अंदर समझना कैसे ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है और कैसे ब्लड में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है और वो कैसे बेबी तक पहुंच रहा है, ठीक है। बिल्कुल बहुत सिंपल है, ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, पर आ जाएगा समझ में। देखना, ये जो ऊपर की तरफ चल रहा है, ये जो तुमको ऊपर की तरफ ब्लड वेसल दिख रही है, ये किसकी है,
मैटरनल ब्लड वेसल से। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये पूरा क्या है? प्लेसेंटा है। ये जो स्ट्रक्चर जो नीचे जा रही है ये क्या है? मेरी अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे काम चलता है। ये क्या है? क्रॉनिक विलाय है। किससे डेवलप हुई? साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, सेंसिटियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, इन सब ने मिलकर क्या बनाई? क्रॉनिक विलाय बनाई। तो ये मेरे पास चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है मेरे पास में? क्रॉनिक विलाय है। ठीक है, जो लैक्यूने था, ठीक है, वो जो ये पूरी स्पेस दिख रही है ना तुमको, ठीक है, यही वो लैक्यून है। अब क्योंकि इसमें विलाय बन चुका है तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरविलस स्पेस। ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारी विलाय डेवलप हो चुकी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरविलस स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इस ब्लड से ही जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, आर्टरी में, इस आर्टरी से जो ब्लड होगा वो क्या करेगा? इस प्लेसेंटा में फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जो ब्लड होगा वो क्या करेगा? इस प्लेसेंटा में क्या करेगा? फ्लो करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हर जगह क्या होगा? ब्लड फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरी जगह पे अब ब्लड फ्लो करना शुरू हो रहा है। ठीक है, इस ब्लड में से ये जो विलाई होगा ये करेगा? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे? तुमको स्टमक का पता है? स्टमक में भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विलाई होती है। तो स्टमक की जो विलाई होती है, ठीक है, स्टमक के अंदर जो विलाई होती है बनी हुई रहती है, ये स्टमक की विलाई करती क्या है कि यहाँ पे हमारे स्टमक के अंदर जितना भी मटीरियल आ रहा है, ठीक है, जो कि स्टमक से आ रहा है पूरा डाइजेस्ट, उस मटीरियल में से केवल क्या करती है? किसको एब्जॉर्ब करती है? उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। मीन्स जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, केवल उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, बाकी किसी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। बाकी जो मटीरियल वो वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, सेम टू सेम ये जो विलाय सिस्टम होगा ये ब्लड को थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, ये ब्लड के अंदर के केवल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होना शुरू होगा कि ये जो विलाय सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है, ये विलाय सिस्टम क्या करेगा? इस ब्लड में से जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन रहेगा, ठीक है, तो वो ब्लड के अंदर जो ग्लाइकोजन वगैरह है, इस पूरे ग्लाइकोजन को ये क्या करेगा? विलस सिस्टम क्या करेगा? खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा। इस विलस सिस्टम के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स है ये किसकी है? फीटल की है। ये फीटल सर्कुलेशन की आर्टरीज और वेन है। तो इसने केवल क्या करा? इस न्यूट्रिशन को ब्लड में से क्या करा? एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या करेगा? इस पूरे न्यूट्रिशन को कहाँ ट्रांसफर करेगा? आगे की तरफ, और आगे की तरफ कहाँ जाएगा? वो पूरा का पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो ये मेरे पास में क्या आ गई यहाँ पे? ये मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे? अम्बिलिकल कॉर्ड। याद रखना, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ये मिलके बनती है दो आर्टरी और एक वेन की। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड किससे मिलके बनती है? इसमें होती है दो आर्टरी और एक वेन होती है। ठीक है, कहाँ पर है वो चीज़? ये तो रही तुम्हारे पास में आ गई दो आर्टरी, ठीक है, जो पर्पल कलर की दिख रही है, और ये तुम जो रेड कलर की है ये तुम्हारी क्या है? वेन है। दिस वन इज योर वेन। अब तुम बोलोगे कि ये तो अलग ही सिस्टम हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाली चीज़ तो हमको आर्टरी बता रहे हैं और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड वाली है वो कौन सी दिखा रहे हैं? वेन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो तुम इसको ऐसा कैसा लर्न कर लो, ठीक है, कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होती है? दो आर्टरी और एक वेन होती है, या तो तुम इसको डायरेक्टली लर्न कर लो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में दो आर्टरी और एक वेन होती है, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है समझना। ठीक है, देखो ये जो दो आर्टरी और जो दो वेन है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर अपोजिट ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, मतलब
जैसे कि हमारे हार्ट में होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड ना होके क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। सेम पल्मोनरी वेन के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना होके क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो जो सिस्टम हमारे पल्मोनरीज के साथ में होता है, ये वही सिस्टम यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो या तो तुम डायरेक्टली एक सेंटेंस याद कर लो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन होते हैं, और इनका जो सिस्टम होता है वो डिट्टो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जैसा होता है, मीन्स अपोजिट ब्लड फ्लो करता है। या फिर इसको समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अगर मैं समझने की बात करूं, ठीक है, तो भी सिंपल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर सिंपल है, ठीक है। देखो इसको, जो ये 2 आर्टरी और जो 2 वेन हैं, ठीक है, सबसे पहले तुम समझो कि एक आर्टरी और एक वेन किसको कहा जाता है, ठीक है। पहला तो एक्सप्लेनेशन यही है कि एक आर्टरी और एक वेन किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक आर्टरी किसको बोलते हैं, एक आर्टरी वो होती है जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है, ठीक है। एक आर्टरी वो होती है जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, और एक वेन जो वो होती है जो कि ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेके आती है, ठीक है। एक आर्टरी वो होती है जो कि ब्लड को क्या करती है, हार्ट से दूर लेके जाती है, और एक वेन वो होती है जो कि ब्लड को हार्ट के तरफ लेके आती है। जैसे कि हमारे बॉडी में अरोटा सबसे बड़ी आर्टरी है, तो वो क्या कर रही है, ब्लड को हार्ट से यहाँ लेके जाती है, पूरी बॉडी की तरफ लेके जाती है। वहीं वेना केवा जो कि बड़ी वेन है, वो करती है अपर बॉडी से ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आती है, हार्ट की तरफ लेके आती है, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इन दोनों को समझो इन द रिस्पेक्टिव ऑफ फीटस, फीटस के रिस्पेक्टिव में समझो इसको, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा। सोचो खुद, फीटस के अंदर, भाई फीटस तो खुद भी क्या एक इंसान है, तो जैसे एक नॉर्मल इंसान वर्क करता है वैसे फीटस भी वर्क करेगा। तो एक नॉर्मल इंसान के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, वो सब कहाँ ट्रैवल कर रही होती है, एक वेन में ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। तो फीटस से, ठीक है, क्या होगी, 2 क्या बोलते हैं वेसल्स निकलेगी, ठीक है, जो कि क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लेके जा रही है, ऊपर। भाई फीटस खुद तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थोड़ा निकलता है, कोई फीटस में क्या बोलते हैं, कोई सिस्टम थोड़ा लगा कि मदर के स्टमक में हमने कोई एक वॉल लगा दिया, जिस वॉल से डायरेक्टली फीटस बाहर की साइड में ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रहा है, ये कोई सिस्टम नहीं है। फीटस की जरूरत किसकी है, प्लेसेंटा की जरूरत है। अगर उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करना है तो भी किसकी जरूरत है, प्लेसेंटा की जरूरत है। तो फीटस से सपोज करो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फीटस को ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ फीटस है, तो फीटस से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, वो फीटस से दूर जाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, फीटस खुद तो एक्सचेंज नहीं कर सकता डायरेक्टली पेट के अंदर से, तो फीटस क्या करेगा, सारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगा, खुद से दूर भेजेगा, तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से जो वेसल उसको लेके जाएगी कहाँ पे, फीटस से दूर, ठीक है। वो वेसल्स कौन सी होगी, वो वेसल्स आर्टरी होगी। क्यों, क्योंकि वो ब्लड को फीटस से दूर लेके जा रही है, ठीक है। फीटस ने क्या करा, खुद के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको क्या करा, ब्लड वेसल में उतार दिया। अब वो ब्लड वेसल से डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, प्लेसेंटा में। तो वो ब्लड वेसल क्या कर रही है, इस CO2 को कहाँ लेके जा रही है, प्लेसेंटा की तरफ लेके जा रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये ब्लड वेसल ब्लड को फीटस से दूर लेके जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन आर्टरी। ये आर्टरी क्या कर रही है, फीटस से ब्लड को दूर लेके जा रही है। पर इसके अंदर जो ब्लड है वो कौन सा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड है। सेम टू सेम ये जो है, ये क्या कर रही है, न्यूट्रिशन वगैरह लेके क्या कर रही है, फीटस को पहुंचा रही है। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ लेके आ रही है, फीटस तक ले जा रही है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन भी होगी, ये ऑक्सीजन भी क्या बोलते हैं, फीटस को कहाँ से मिल रही है, मदर से तो मिल रही है ऑक्सीजन भी। तो ये ऑक्सीजन भी कहाँ लेके आ रही है, फीटस की तरफ लेके आ रही है, दिस वन रेड वन। तो ये इसको कहाँ लेके आ रही है, फीटस की तरफ लेके आ रही है, ठीक है। अगर ये वेसल किसी भी ब्लड को फीटस की तरफ लेके आ रही है, मीन्स वो क्या हुई, एक वेन हुई। पर इसमें जो ब्लड है वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इससे हमको समझ में आता है कि फीटस के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसके अंदर जो सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। इसमें होती तो 2 आर्टरी और एक वेन है, पर इन 2 आर्टरी और एक वेन के अंदर जो सिस्टम चलता है ब्लड का, ठीक है, वेन में ट्रैवल करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी में ट्रैवल करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम इसका रेफरेंस किससे ले रहे हैं, फीटस से रेफरेंस ले रहे हैं। इतनी चीज क्लियर हो रही, ठीक है। अब ये तो पूरा प्लेसेंटल डेवलपमेंट हो गया,
ठीक है, कि प्लेसेंटा ऐसे बना, प्लेसेंटा के अंदर विलस सिस्टम बना, मैटरनल ब्लड से बस ब्लड एंटर कर रहा है यहाँ पे पूरे प्लेसेंटा के अंदर, उस ब्लड में से केवल ऑक्सीजन वगैरह क्या हो रही है, क्रॉनिक विलाई में एंटर कर रही है, और क्रॉनिक विलाई से अम्बिलिकल कॉर्ड से कहाँ जा रही है, फीटस पर जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि भाई ये अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनी हुई है, अम्बिलिकल कॉर्ड को किसने बनाया, जैसे प्लेसेंटा को किसने डेवलप करा, ट्रोफोब्लास्ट ने डेवलप करा, वैसे ही इस अम्बिलिकल कॉर्ड को किसने डेवलप करा, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को जो डेवलप करता है वो होता है हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब तुम बोलोगे ये एक और नई चीज़ आ गई, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये क्या है, ठीक है, इसको भी सिंपली याद करा देते हैं, ठीक है, तुमको याद रहेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ, किससे बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। कैसे, देखो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है असल में, भाई अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल से जा रही है, तो हमारे बॉडी में भी ब्लड वेसल किसकी बनी हुई होती है, मीजोडर्मल लेयर की ओरिजिन की होती है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड भी जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की है, ठीक है। पर यहाँ पे एक पोस्ट लो, थोड़ा पीछे की तरफ आओ, हमने डायरेक्टली बोला था कि ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा, पूरा प्लेसेंटा बनेगा, और ये जो अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट बाद में जर्म लेयर बनाएगा, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो हम मेसोडर्म थोड़ा बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि असल में जो मेसोडर्म है वो तो इसकी है, पार्ट है, एम्ब्रियोब्लास्ट का पार्ट है ना मेसोडर्म। तो अगर हम जो बात बोल रहे हैं कि भाई मेसोडर्म से बनी है, तो अगर हमने बोल दिया कि भाई ये अम्बिलिकल कॉर्ड मेसोडर्म की बनी हुई है, तो हम डायरेक्टली क्या रेफर कर रहे हैं कि वो तो किसकी बनी हुई है, एम्ब्रियोब्लास्ट की। पर हमने साफ बोला था कि जो प्लेसेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनने वाली है वो किसकी बनने वाली है, इस ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, मतलब ये बाहर वाली लेयर की बनने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब मेसोडर्म तो है, पर एम्ब्रियो की मेसोडर्म नहीं है। किसकी मेसोडर्म है, एम्ब्रियो के बाहर के साइड में। यहाँ पे एम्ब्रियो में क्या चल रहा है, गैस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, 2 लेयर बन चुकी है, 2 से 3 में डेवलप होना शुरू होगी। इसके बाहर की तरफ एक मेसोडर्म और डेवलप होती है, उस मेसोडर्म को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। देखो वो कैसे दिखती है, देखो ये क्या है, एम्ब्रियो, यही जर्मानी लेयर है, तो यही एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला है। इस एम्ब्रियो के बाहर की तरफ एक लेयर डेवलप होती है, ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये लेयर क्या करती है, एक स्टॉक फॉर्मेशन करती है। वो स्टॉक क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, ये एक स्टॉक का फॉर्मेशन हुआ है, जो स्टॉक किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और ये स्टॉक किससे जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ पे फर्दर, इस पूरे प्लेसेंटा से। तो यही तो वो बन रहा है, यही तो क्या बना है, अम्बिलिकल कॉर्ड, यही तो सिस्टम होता है। अपर वाली पूरी चीज डेवलप हो गई प्लेसेंटा में, ये कॉर्ड डेवलप हो गई किसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड में, और ये रहा मेरा फीटस, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड किसकी बनी हुई है, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल किसकी बनती है, मेसोडर्म की। पर हम मेसोडर्म नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वो तो एम्ब्रियो में डेवलप होगी। तो ये क्या होगी, ये कौन सी मेसोडर्म है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, जो एक्स्ट्रा में डेवलप होती है, क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बाहर के साइड में एम्ब्रियो के, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जिससे क्या डेवलप होती है, हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होती है। तो हमको चारों चीज़ें समझ में आई। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो कि क्या है, मदर और फीटस के बीच में एक फंक्शनल यूनिट है, जो कि चीज़ों को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्रॉनिक विलाई क्या है, क्रॉनिक विलाई एक विलस सिस्टम होता है, जो कि मदर के ब्लड से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, और कहाँ ट्रांसफर करता है, फीटस तक, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर वो अर्ली लेयर है जो कि किस में डेवलप होगी, प्लेसेंटा में डेवलप होने वाली है। इतनी चीज़ क्लियर है, ठीक है। अगर इसको मेरे को पूरा रिवाइज करना हो तो मैं क्या बोलूँगा, सिंपली ब्लास्टोसिस्ट आता है, ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांटेशन के लिए क्या करना पड़ता है, खुद को ग्रोथ करवानी पड़ती है, वो सेलेक्टेंस का फॉर्मेशन करता है, जिससे वो क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होते ही ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो खुद को करते हैं, लूज करना शुरू करते हैं, लूज करके 2 लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। एक बनाते हैं इनर साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, सॉरी एक इनर साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, और एक बनाते हैं आउटर सेंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। इसको हम सेंसिशियो के बोलते हैं क्योंकि इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो सब आपस में जुड़ जाते हैं और एक साइटोप्लाज्म क्रिएट करता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अब इस सेंसिशियोट्रोफोब्लास्टिक लेयर क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, जो कि क्या करते हैं, इस मैटरनल आर्टरियो वेन्स में क्या करते हैं, परफोरेशन क्रिएट करते हैं, पंचर्स क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से जो ब्लड होता है वो सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर बनी हुई कैविटीज के अंदर फ्लो करना शुरू करता है। इन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं, लैक्यूने बोलते हैं। धीरे धीरे ये पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है, अपग्रेड करती है खुद को, ठीक है, और वो कुछ ऐसा दिखना शुरू होती है। एक पूरा कंप्लीट सिस्टम जो होता है ब्लड का, वो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है विलस सिस्टम का। वो कैसे होता है, जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है वो क्या करती है, विलाय बनाना शुरू करती है, ठीक है। और ये विलाय क्या करती है, ब्लड के अंदर से जब ये पूरी डेवलप हो जाएगी विलस,
तो ये करेगी ब्लड जो फ्लो करेगा पूरे इस इंटरविलर स्पेस के अंदर, उस ब्लड में से केवल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी, उसको ट्रांसफर करेगी थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड टू दी फीटस, ठीक है। तो ये पूरा काम क्या होता है प्लेसेंटा का। इतनी चीज क्लियर है। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, ठीक है, तो मदर जो होती है वो 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन और करती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर जो होती है वो 3 एक्स्ट्रा हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, ठीक है। इसको हम कहाँ बताएं, यहाँ क्रॉनिक विलाय हो गई, प्लेसेंटल आर्टरी वगैरह हो गई, ठीक है, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलरली इस टाइम पे मदर क्या करती है 3 हार्मोन्स और सिक्रेट करती है। 3 कौन कौन से हार्मोन, एक होता है HCG, एक होता है HPL और एक होता है रिलैक्सिन। ये जो 3 हार्मोन होते हैं ये केवल तब सिक्रेट होते हैं जब मदर क्या होती है प्रेगनेंसी के अंदर होती है, ठीक है। HCG का काम तुमको पता है। HCG क्या करेगा, कॉर्पस लुटियम को सिग्नल करेगा, जिसकी वजह से कॉर्पस लुटियम और ज़्यादा अमाउंट में करेगा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा, ठीक है, जिससे एंडोमेट्रियम के अंदर डेसिडुअल चेंजेस आएंगे, ठीक है। HPL क्या करता है, HPL साथ में थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ये सब क्या करते हैं फीटस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और फीटस के डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो ये करते हैं फीटस डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये क्या करेगा, देखो मदर के वॉर्म में कौन डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है। अगर फीटस डेवलप होगा प्लेसेंटा भी डेवलप होगा साथ में। प्लेसेंटा खुद आधे किलो का होता है, 500 ग्राम या 600 ग्राम का होता है। तो फीटस भी डेवलप हो रहा है, प्लेसेंटा भी डेवलप हो रहा है, तो ये दोनों स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगे। जब ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो मदर का वॉर्म जो होगा वो स्ट्रेच होना शुरू होगा। तो मदर का, क्योंकि मदर का वॉर्म तो जगह बनाएगा ना फीटस के लिए, ठीक है। तो उसी केस के लिए क्या होता है रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। रिलैक्सिन क्या करता है, मदर की जो मसल्स होती है उनको लूज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से अगर मसल्स लूज जाएगी तो आराम से क्या हो पाएगी, स्ट्रेच हो पाएगी। तो रिलैक्सिन जो होता है ये करता है मसल्स को लूज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो सके, इजीली स्ट्रेच हो सके, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, रिलैक्सिन का काम होता है। इतनी चीज समझ में आई तुमको, ठीक है। जो दूसरी चीज तुमको याद रखनी है कि HCG HPL जो होता है ये नॉर्मली किससे सीक्रेट होता है, प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। वहीं रिलैक्सिन जो होता है वो किससे सीक्रेट होता है, प्रीडोमिनेंटली ओवरी सीक्रेट करती है रिलैक्सिन को ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच रहा है HCG HPL का तुमको फंक्शन बता दिया, रिलैक्सिन तुमको मैंने बता दिया, तुमको मैंने प्लेसेंटल फॉर्मेशन बता दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोटर्म बता दी, अम्बिलिकल कॉर्ड तुमको हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है। रिकैप में तुमको बस पता होना चाहिए, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट क्लियर क्या है, सेंसिटिव क्लियर क्या है, तुमको इन हार्मोन्स का फंक्शन, ठीक है, तरीके से पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, क्या क्या इन हार्मोन्स का फंक्शन होता है। तुमको पता होना चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी 1 वेन होते हैं, इनका काम बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। आर्टरी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, वेन्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, वो सब किसको पहुंचेगा, फीटस को पहुंचेगा। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, ये जो प्लेसेंटा डेवलप होता है ये प्लेसेंटा यूट्रस के अपर साइड में डेवलप होगा। मीन्स ये यूट्रस है, ये क्या है, सर्विक्स है। प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट होगा वो यूट्रस के अपर साइड में होगा, ठीक है। यहाँ प्लेसेंटा का डेवलप होगा, ठीक है। और प्लेसेंटा किस शेप का होता है, डिस्कॉइड शेप का होता है, एक डिस्क शेप का होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूरा बेबी डेवलप होना शुरू होगा। प्लेसेंटा हमेशा अपर साइड में डेवलप होता है, ठीक है। जैसे ही पार्चुरेशन का टाइम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रैटम फंक्शनल लेयर भी खुद को लूज करना शुरू करेगी, तो हम इजीली प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक तुमने अगर पढ़ा हो, तुमने अगर पिक्चर देखी हो डॉक्टर जी, तो उसमें वो फीमेल जो होती है वो एक केस बताती है प्लेसेंटा प्रीविया का। वो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा नॉर्मली ऊपर डेवलप होना चाहिए, जैसे पहले बेबी निकल जाए, फिर बाद में हम क्या करें, अम्बिलिकल कॉर्ड को थोड़ा स्ट्रेच करके और क्या बोलते हैं प्लेसेंटा को भी रिमूव कर ले। प्रीविया के अंदर क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा होता है ये अपर साइड में डेवलप होने के बजाय कहाँ डेवलप हो जाता है, यहाँ पे सर्विक्स के साइड में डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, ठीक है, क्योंकि पहले नीचे प्लेसेंटा इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, जो हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, प्लेसेंटा खुद में क्या करता है, बहुत सारी ऑक्सीजन और वगैरह ये सब रिजर्व कर लेता है, क्योंकि पर्टिकुलरली पार्चुरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स आपस में ब्लॉक हो रही है, ठीक है, वो दब रही है,
ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा पहले ही खुद में क्या करता है, बहुत सारी ऑक्सीजन रिजर्व कर लेता है जिससे वो बेबी को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं जब प्लेसेंटा प्रीविया का केस आता है। पर अभी के लिए तुमको नॉर्मल क्या रखना है, प्लेसेंटा हमेशा कहाँ डेवलप होता है, अपर साइड में डेवलप होगा, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल शेप होता है वो क्या होता है, डिस्कॉइड शेप होता है, डिस्क शेप का होता है पूरा का पूरा प्लेसेंटा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। बाकी जो बातें हैं कि फीटल साइड स्मूथ होती है वगैरह, वो तुम्हारे जानने के लिए। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो प्लेसेंटा 2 हार्मोन का रिएक्शन और करता है, दैट इज दी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स का, ठीक है, तो कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं अपन, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर वो ग्राफ टाइप की चीज़ आ जाएगी, तो मैं इसको पूरे को यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। समझना, देखो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जिसके अंदर मैं लेवल्स लेके चलूँ, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का नहीं, स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन का लेवल हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तुम एस्ट्रोजन का लेवल देखोगे, ठीक है, तो तुमको लेवल क्या देखने को मिलेगा, ये पहला लेवल मैं बना रहा हूँ किसका, HCG का, और जो दूसरा लेवल बनाऊंगा, ठीक है, वो मैं बनाऊंगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर है किसका, HCG का, ये किसका है, एस्ट्रोजन का, ठीक है। देखो अगर तुम इस ग्राफ को देखो आराम से, ठीक है, तो इससे क्या चीज़ समझ में आती है, इसके नीचे एक और डिनोशन हमको देना पड़ेगा। वो डिनोशन क्या है कि यहाँ कुछ अराउंड इस साइड में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, यहाँ कुछ अराउंड में डे जो भी है, इस अराउंड के अंदर यहाँ पे क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ग्राफ को, ठीक है। अगर इस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एसजी के अमाउंट कुछ अराउंड इस दिन बढ़ना शुरू होंगे, ठीक है, और फिर एस्ट्रोजन चलता रहेगा। देखो अगर मैं मान के चलता हूँ कि पर्टिकुलरली इस दिन क्या हुआ है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों बाद में क्या होगा, एचसीजी रिलीज होगा। ये एचसीजी क्या करेगा, इतना हाई अमाउंट ऑफ एचसीजी किसको सिग्नल देगा, कॉर्पस लूटियम को, जिससे कॉर्पस लूटियम क्या करे, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करे, ठीक है। पर्टिकुलरली इस टाइम पे क्योंकि ओव्यूलेटरी साइकिल तो एक तरह से जब तुम बोलो कि भाई शुरुआत में हम जब देखते हैं कि प्राइमोडियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल वो बढ़ रहे होते हैं, तो जैसे जैसे फॉलिकल अमाउंट बढ़ रहा होता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। पर पर्टिकुलरली जब फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन उस टाइम पर तो एस्ट्रोजन का अमाउंट है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि ना तो एफएसएस को स्टिमुलेट कर रहा है। हम पढ़ते हैं बीच में ये एलएच क्या बोलते हैं बहुत हाई अमाउंट में निकलता है, इनहिबिन जो होता है वो एफएसएस को रोक देता है निकलने से, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उस टाइम पे एफएसएस तो निकल नहीं रहा, तो एस्ट्रोजन के लेवल भी क्या हो जाएंगे, ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, क्या बोलते हैं एफएसएस रिलीज नहीं हो रहा, तो एस्ट्रोजन के लेवल क्या चल रहे थे, ड्रॉप चल रहे थे, ठीक है। पर क्या होगा, जैसे ही क्या बोलते हैं इसको प्लेसेंटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटल फॉर्मेशन होगा जो कि कुछ इस टाइम पर होगा, ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटल फॉर्मेशन होगा प्लेसेंटा खुद भी क्या करेगा, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करना शुरू कर देगा। इसी वजह से बॉडी के अंदर क्या होते हैं, शुरुआत में फर्टिलाइजेशन के बाद में एचसीजी का अमाउंट बढ़ता है, क्योंकि एचसीजी किसको स्टिमुलेट कर रहा होता है, कॉर्पस लूटियम को, जिससे वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर रखे, ठीक है। कुछ टाइम बाद में हमको कॉर्पस लूटियम की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, प्लेसेंटल फॉर्मेशन भी चल रहा है साथ साथ, ठीक है। तो जैसे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा एचसीजी का लेवल अपना नीचे गिर जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन प्लेसेंटा जो होता है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का दोनों का सिक्रेशन करेगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होगा। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि पहले प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस लूटियम सिक्रेट कर रहा है, जैसे ही कॉर्पस क्या बोलते हैं प्लेसेंटल फॉर्मेशन बन जाएगा, कुछ हद तक बन जाएगा प्लेसेंटा, ठीक है, उसके बाद भी क्या करेगा, वो प्लेसेंटा उसको टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ हमको डिनोट करता है कि जो प्लेसेंटा है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को भी क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं, क्यों, पहले कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट कर रहा है, जैसे ही प्लेसेंटल फॉर्मेशन हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन को टेक ओवर कर लेगा, और क्या बोलते हैं प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेगा, वो सिक्रेट करने लगेगा अमाउंट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है।
तो ये हमारा कंप्लीट होता है पूरा प्लेसेंटल फॉर्मेशन विथ उनके हार्मोन। ये जो हार्मोन थे HCG HPL ये भी हमारे हो गए, ठीक है, यहाँ पे फिनिश होता है।